नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो ये सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है दोस्तों, और आगामी किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह, ऑप्शन डी है निहारिका। तो सही विकल्प होगा निहारिका इसका। और बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह ये सभी सौरमंडल के भाग हैं, निहारिका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी है पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी है बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन डी है प्लेटो तथा सूर्य। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम कहते हैं खगोलीय एकक। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? यानी हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है हीलियम, दूसरा नियान, तीसरा ऑप्शन है आर्गन, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो बताइएगा दोस्तों, इसका सही विकल्प कौन सा होने वाला है? तो यहाँ पे आर्गन नहीं होता है, नियान और ऑक्सीजन भी नहीं होता है, हीलियम होता है। हीलियम और हाइड्रोजन मिलके जो है सूर्य की संरचना बनाते हैं, और संलयन विधि से ये ताप अपना उत्सर्जित करता है सूर्य। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, बताइएगा इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो सूर्य को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सूर्य से समानताएं हैं पृथ्वी ग्रह की, इसलिए। और ये जो है साइज में भी बराबर है शुक्र के। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीनस बराबर है अर्थ के। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प कौन सा होगा बताइएगा। तो बुध, जो कि सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नज़दीक है सूर्य के, यह सबसे कम समय लगाता है। और ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है मंगल। ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह। तो नीला ग्रह पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इसलिए आकाश से देखने पर, ऊपर से जो है अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, कॉपरनिकस इसका सही विकल्प होगा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो बताइएगा, ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प कौन सा होगा इसका। यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तरी अयनांत की। तो अयनांत जो है वर्ष में 2 बार होता है फ्रेंड्स। और 21 जून जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो उसे उत्तरी अयनांत या कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। और उस समय कर्क रेखा के नज़दीक गर्मी ज़्यादा पड़ती है। मार्च व सितंबर में रात दिन बराबर होते हैं, तो उसे विषुव दिन भी कहा जाता है। तो इसे जब कर्क रेखा पर होता है तो उसे कहा जाता है उत्तरी अयनांत, और जब मकर रेखा पर होता है तो दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। और उपसौर मतलब नज़दीक होता है, उप मतलब नज़दीक, तो उपसौर। और यहाँ पे पूछा है सर्वाधिक दूरी, तो अपसौर इसका सही विकल्प होगा। उपसौर होता है हमारे, देखिए 3 जनवरी को। ठीक, तो इसका सही विकल्प ऑप्शन सी है। इसके बाद
दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। तो प्रश्न पूछना चाह रहा है किस ग्रह पे जीवन के लिए अनुकूल दशाएं हैं। तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है यूरोपा, ऑप्शन डी है चंद्रमा। तो आप सभी जानते हैं मंगल पर पानी मिल गया है, वैज्ञानिकों ने खोज कर ली है, वहाँ पे पानी है। तो मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना दिख रही है। अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। अधिकतम समय में कौन सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। तो सबसे ज़्यादा समय तो वरुण लेता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में वरुण नहीं है इसलिए यहाँ पे हमारा सबसे सही विकल्प बृहस्पति होगा। इसके बाद पृथ्वी सूर्य की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो वह किससे बना है, मेंटल की बात कर रहा है। प्रवार के नीचे क्रोड की बात कर रहा है। क्रोड किस चीज़ से बना है। तो ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है लौह, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो आप जानते हैं सबसे ऊपरी पर सियाल से बनी है, उसके बाद सीमा यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी है, और लास्ट में निफे है यानी निकिल और फेरस से बना हुआ है क्रूड हमारा। तो यहाँ पर फेरस मतलब लोहा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बाद है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, बताइएगा सही विकल्प कौन सा होने वाला है। तो सिंगापुर सर्वाधिक निकट है भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए है कीनिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, और सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिको जो है ये उत्तरी अमेरिका थोड़ा नीचे पड़ता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे ये पड़ता है मैक्सिको, और यह जो है भूमध्य रेखा इससे नहीं गुजरती है। बाकी कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ये तीनों देशों से होकर गुजरती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समयांतराल कितना है। तो बताइएगा कितने समय का अंतर है। इसमें चारों विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा 5.5 घंटे। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो बताइएगा इसका सही विकल्प कौन सा होने वाला है। देखिए हम जानते हैं देशांतर, एक देशांतर के दो देशांतर के बीच की दूरी जो है 4 मिनट होती है, और यहाँ पे बात किया है 15 देशांतर की, 15 डिग्री की। तो 15 चौक को 60 यानी 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो ये पिछले ही क्वेश्चन में इसका हम लोग देखे थे 4 मिनट। अपक्षयण की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। ऑप्शन ए है क्रिस्टल, ऑप्शन बी है कार्बोनेटीकरण, ऑप्शन सी है जलयोजन, ऑप्शन डी है अपशस्कन। तो जलयोजन जो है ये प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। इसका सही विकल्प सी है। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सिंडर शंकु, ऑप्शन बी है उद्गम केंद्र, ऑप्शन सी है अधिकेंद्र, ऑप्शन डी है क्रेटर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्वत है और यहाँ पे जो है ज्वालामुखी यहाँ से निकलता है, इस प्रकार फैलता जाता है पर्वत पर। और ये जो कप नुमा है इसे क्रेटर कहा जाता है, जिसमें से लावा निकलता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है वलित पर्वत, ऑप्शन बी है ब्लैक पर्वत, ऑप्शन सी है विच्छेदित पर्वत, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा वलित पर्वत, यानी फोल्डेड माउंटेन्स की ये सब उदाहरण हैं। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडी, इन सब की उत्पत्ति एक ही समय हुई है और सब की सब जो है वलित पर्वत हैं, यानी फोल्डिंग माउंटेन्स हैं। ब्लैक पर्वत हमारा भारत की बात करूँ तो यहाँ पे जो है विंध्याचल और सतपुड़ा ये सब ब्लैक पर्वत है। पाकिस्तान में साल्ट रेंज और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट ये सब ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन ए है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो बताइएगा इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। यह जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ऑप्शन ए है ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है एटलस, ऑप्शन सी है पिरेनीज, ऑप्शन डी है एपेनिनाइन्स। तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लैक माउंटेन है और यह जर्मनी में स्थित है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन ए है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो इस ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा सही कौन सा है। जी बिल्कुल डी इसका करेक्ट उत्तर होगा, दर्रा, जिसे हम दर्रा कहते हैं, यानी पास। ये प्राकृतिक अंतराल होते हैं, पर्वतों के बीच जो है रास्ते बन जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जिन्हें हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो सर्वाधिक घनत्व की बात कर रहा है तो आप जानते हैं जलवाष्प, धूल के कण, ये सब चीज़ें जो है वायुमंडल की चीज़ें सबसे नीचे होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है पृथ्वी का, तो ये सब चीज़ें नीचे होती हैं, यानी क्षोभ मंडल में होंगी। और समताप मंडल इसके बाद आएगा, फिर मध्य मंडल और आयन मंडल। इन सब चीज़ों में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडल विरल होता जाता है और नीचे वायुमंडल सघन होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो विकल्प चारों आपके सामने दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा सही है। सही विकल्प है ओजोन मंडल। कुछ भूगोलवेत्ता ओजोन मंडल नहीं मानते हैं, वे कहते हैं समताप मंडल का ही भाग है ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल इसका सही विकल्प होगा। ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ओजोन मंडल जो है O3, इसका फार्मूला है O3 से मिलकर बना होता है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो ऑप्शन ए है आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल आप जान रहे हैं पर्यावरणीय घटनाएं सभी जो जो चीज़ें होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। बाह्य मंडल सबसे बाहरी भाग है। समताप मंडल ये वायुमंडल जो है वायुयान आदि के उड्डयन की आदर्श दशाएं इसमें पाई जाती हैं, शांत स्थित होती है इसमें। तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है क्योंकि इस मंडल में आयंस पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है?
तो ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है अरल सागर, ऑप्शन सी है सुपीरियर झील, ऑप्शन डी है विक्टोरिया न्यांजा। तो यूरोप और एशिया के क्षेत्रों में फैली हुई है कैस्पियन सागर। ये झील जो है सबसे विश्व में बड़ी है और इसकी मैक्सिमम गहराई 1025 है। 1025 मीटर इसकी मैक्सिमम गहराई मापी गई है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा सही विकल्प कौन है। सही विकल्प होगा आर्मेनिया, क्योंकि कैस्पियन सागर से रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान ये सब जो है लगे हुए हैं। तो आर्मेनिया इसका सही विकल्प है जो कैस्पियन सागर से नहीं लगा है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, यानी लैंड लॉक की बात कर रहा है। तो वह कौन सा सागर है जो भूबद्ध है, बताइएगा। तो यहाँ पे अरल सागर आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से भूबद्ध है, चारों तरफ से देशों से घिरा है। इसके चारों तरफ तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब देश हैं। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो ऑप्शन ए है स्वेज, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी है कील, ऑप्शन डी है सू। तो वह कील नहर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन ए है कैनबरा, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी है वेलिंगटन, ऑप्शन डी है रियाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसके बाद वेलिंगटन की बात करूँ तो ये उसके बगल में न्यूजीलैंड पड़ता है, उसकी राजधानी है। रियाद आप जानते हैं सऊदी अरब की राजधानी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में तो पड़ता है लेकिन राजधानी नहीं है, यानी सही विकल्प ऑप्शन बी हमारा होगा। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। तो बताइएगा कौन सा द्वीप ऐसा है जो सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पे बिल्कुल सही, इंडोनेशिया बिल्कुल इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। और यहाँ पे 17,500 द्वीप लगभग हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। तो पूछना चाह रहा है निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए है सोलोमन द्वीप, ऑप्शन बी है गिलबर्ट द्वीप, ऑप्शन सी है सोसाइटी द्वीप, ऑप्शन डी है मार्शल द्वीप। तो इसका सही ऑप्शन होगा सोलोमन द्वीप। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं। तो बताइएगा विकल्प दिए गए हैं, सही ऑप्शन कौन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मरुटिब्बा कहते हैं। रेगिस्तान में जब हवाएं तेज़ी से चलती हैं तो हवा द्वारा जो है बालू के कण उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया 1-2 घंटे या एक रात में ही संपन्न हो जाती है। तो इसे देखकर जो है जो मरुस्थल में लोग दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं, रास्ता भी भूल जाते हैं, तो इसे मरुटिब्बा कहा जाता है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो विकल्प दिए गए हैं सुनामी, सौर तापन, ग्रीन हाउस प्रभाव और भूकंपीय प्रभाव। तो सही विकल्प कौन है बताइएगा। तो आप जानते हैं सूर्य द्वारा लघु तरंगें जब आती हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी द्वारा दीर्घ पार्थिव विकिरण किरणें जब परावर्तित होकर जाती हैं तो वायुमंडल द्वारा वो वापस भेज दी जाती हैं और ये वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रयोग ठंडे प्रदेशों में सब्जियां उगाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि शीशे के अंदर गर्मी आ जाती है, फिर वो बाहर नहीं जा पाती है,
तो इससे जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग ठंडे प्रदेशों में हम लोग करते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा सी। ठीक है दोस्तों, यह सीरीज आपको पसंद आई तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।